टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे लग्जूरियस और सबसे महंगा पानी का जहाज़ जो कि अपने पहले ही सफ़र पर जा रहा था और इस जहाज़ पर सवार थे दुनिया के कुछ सबसे रईस लोग। ये दुनिया का सबसे महंगा पानी का जहाज़ था। अगर आज के हिसाब से हम देखें तो वो खर्च आता है 200 मिलियन यूरो के बराबर और इसमें वो हर चीज़ थी जो एक अमीर ज़ादे को उस समय चाहिए होती। इस पानी के जहाज के अंदर ही टर्किश बाथ, स्विमिंग पूल्स, प्राइवेट कैफेज, रेस्टोरेंट्स, जिम्नेजियम, हर वो चीज थी जो एक रईस जादे को चाहिए थी। इसी के साथ टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जाता था, यानी कि ये पानी में डूब ही नहीं सकता और इसका कारण था इसे बनाने का तरीका। इसके नीचे कई कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, यानी कि अगर एक कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो वो पानी लीक होकर दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंच नहीं पाता, इसलिए ये जहाज तो डूब ही नहीं सकता। यही एडवर्टाइजमेंट उस समय की गई थी और इसी कारण उस समय के सबसे ज्यादा रईस जादे, जिनमें से कुछ राजनेता थे, कुछ अभिनेता थे, इस जहाज पर सवार थे और 2200 लोगों को लेकर ये जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था और इसे कहा जाता था ना डूबने वाला जहाज, जो कि एक बर्फ के पहाड़ से टकराकर डूब गया। और 111 साल हो चुके हैं इस घटना को और आज भी इसके बारे में कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इसके डूबने के पीछे कई ऐसे कारण थे जो आज तक किसी को बताए नहीं जाते और कई ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि ये जहाज डूबा नहीं था, इसे डुबोया गया था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको टाइटैनिक की वो जानकारी देने वाला हूं कि कैसे दुनिया का सबसे लग्जूरियस, सबसे महंगा और सबसे सुरक्षित जहाज भी पानी में डूब गया। आखिर क्या हुआ था उस समय, उससे पहले और उससे बाद में? क्या ये जहाज अपने आप डूबा था या इसे डुबोया गया था? इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक जहाज, जिसे मिलियनर्स शिप भी कहा जाता था, वो रवाना हुई साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ। इस जहाज के कैप्टन थे एडवर्ड जे स्मिथ और उन्हें कहा जाता था मिलियनेयर्स कैप्टन, क्योंकि इस जहाज पर इतने ज़्यादा अमीर ज़ादे चढ़े हुए थे कि इसीलिए इस जहाज की चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही थी। और इस जहाज को बनाया भी ऐसा गया था कि ये कभी डूब नहीं सकता और ये चलने वाला भी सबसे तेज था। इस जहाज पर हर वो चीज़ थी जो एक अमीर ज़ादे को चाहिए थी। एक स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन कमी थी लाइफ बोट्स की। इस जहाज पर 20 ही लाइफ बोट्स थे और इस पर कुल सवारियां थी 2224 लोगों की। यानी कि अगर ये जहाज डूबता, पहले तो बताया जाता था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी कि ये जहाज डूब ही नहीं सकता, फिर भी अगर ऐसी नौबत आती कि ये डूबने वाला होता तो इस पर लाइफ बोट्स सिर्फ आधी रखी गई थी। इससे 1100 से 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था और ये पहली गलती थी जिस पर किसी का ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि हर किसी ने सोचा हुआ था कि ये जहाज डूब ही नहीं सकता तो लाइफ बोट्स की ज़रूरत होगी भी नहीं। और पहले तो इससे भी कम लाइफ बोट्स इस पर रखी गई थी, लेकिन बाद में जब कई न्यूज़ रिपोर्टर्स वहां पर आए थे, उसके बाद इन लाइफ बोट्स को ऊपर रख दिया गया था और 10 अप्रैल साल 1912 को ये जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। इस जहाज की हाईएस्ट स्पीड थी 43 किलोमीटर्स पर आवर और इसे हाईएस्ट स्पीड पर ही चलाया जा रहा था, क्योंकि इसके मेकर्स और इन्वेस्टर्स चाहते थे कि ये जहाज 6 दिन में ही अपना सफर पूरा कर ले। ये साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क का जो रास्ता है, ये इतना आसान रास्ता नहीं है। यहाँ पर कई आइसबर्ग्स मिलते हैं और कई जहाज कई बार देखने पर रास्ता बदलते हैं और यहाँ पर ऐसे कई पानी के जहाज थे जो रास्ते में निकल रहे थे और वहाँ उस समय रडार नहीं हुआ करते थे और दूर की कोई भी इमेजरी नहीं ली जाती थी, यानी कि पहले पता नहीं किया जा सकता था कि आगे क्या आने वाला है। इसीलिए इस जहाज के आगे एक छोटा सा टावर जैसा बनाया गया था जिस पर 2 से 3 लोग रहा करते थे और वो इस जहाज से आगे देखा करते थे कि आगे कोई चीज़ तो नहीं आने वाली, कोई जहाज तो नहीं आने वाला जिससे ये जहाज टकरा जाए।
और वहाँ पर उस समय 6 से 7 जहाज़ निकल रहे थे हर दिन। इसीलिए हर जहाज़ पहले ही बता देता था कि आगे कोई बर्फ़ का पहाड़ है या नहीं। ये समंदर का सबसे ठंडा इलाका था और यहाँ पर कई आइसबर्ग्स जो पिघलकर इस दिशा में आ रहे होते वो जहाज़ों को नुकसान पहुँचा सकते थे। इसीलिए जो भी जहाज़ ऐसे पानी के पहाड़ के पास से गुजरता वो बाकी जहाज़ों को रेडियो सिग्नल्स के द्वारा बता देता कि आगे इस तरह बर्फ़ के पहाड़ आने वाले हैं। तो कई जहाज़ अपना रास्ता बदल लेते और उन बर्फ़ के पहाड़ों से बच जाते। और यहाँ पर भी कई बर्फ़ के पहाड़ आ रहे थे और इस जहाज़ के कैप्टन को बताया भी जा रहा था कि आगे इतने आइसबर्ग हैं। लेकिन कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार को कम नहीं किया, क्योंकि अगर इस जहाज़ की रफ्तार कम होती तो देखने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते। और उस समय इतने ठंड में जो ऊंचाई पर लोग खड़े होते, यानी कि इस जहाज़ पर जो आगे देख रहे होते, अगर जहाज़ की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो वो आगे तक देख नहीं सकते। इसी के साथ इस जहाज़ में एक और बहुत बड़ी गलती हुई थी। उस समय जहाज़ में रडार नहीं हुआ करता था और जो भी आदमी आगे होता, जो बहुत आगे वाली चीज़ों को देख रहा होता, उसके पास दूरबीन होती और दूरबीन से बहुत दूरी तक देखा जा सकता था। लेकिन इस जहाज़ में एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। जो भी दूरबीन होती थी उसे एक खास लॉकर में रखा जाता था और उस लॉकर की एक चाबी होती थी। लेकिन जब ये जहाज़ चलने वाला था, एक दिन पहले ही क्रू मेंबर की बदली हो गई थी, उसे किसी और जहाज़ में भेज दिया गया था। लेकिन जो कीज़ थी उस लॉकर की वो उसी के पास थी और उसने किसी और को वो की दी नहीं थी। इसीलिए जब ये जहाज़ चलने लगा, आगे देखने की ज़रूरत पड़ी तो इसके क्रू मेंबर्स को पता ही नहीं था कि उस लॉकर से अब दूरबीन को निकालना कैसे है। तो बिना दूरबीन के ही आगे की तरफ देखा जा रहा था, जो बहुत बड़ी गलती थी। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, उस समय पानी में और भी कई जहाज़ थे और ऐसा ही एक जहाज़ था SS कैलिफोर्नियन, जो कि इस जहाज़ से काफ़ी आगे था और उसने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि यहाँ पर कई बर्फ़ के पहाड़ हैं और जहाज़ को अभी से ध्यान से चलाना चाहिए और धीमा चलाना चाहिए। और SS कैलिफोर्नियन काफ़ी आगे रुक गया था और वहाँ पर जो कैप्टन था उसे पता चल गया था कि रात में अब सफ़र किया नहीं जा सकता, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बर्फ़ के पहाड़ देखे नहीं जा रहे थे। लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन इस जहाज़ को अब भी 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाए जा रहे थे। भले ही वहाँ पर अंधेरा था और क्रू मेंबर्स आगे देख नहीं पा रहे थे, फिर भी इसे पूरी रफ्तार से चलाया जा रहा था। और अचानक जब बर्फ़ का पहाड़ सामने आ गया तो वो जहाज़ को धीमा नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा था कि वो इस जहाज़ को मोड़कर निकल जाएंगे और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उस समय ब्लू बैंड मिला करता था, जो भी इस सागर को सबसे तेज़ी से पार करता उसे ये ब्लू बैंड दिया जाता। और टाइटैनिक के मेकर्स चाहते थे कि उन्हें भी ये अवार्ड मिले और अवार्ड के चक्कर में आइसबर्ग सामने होने के बाद भी इसके कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ ने जहाज़ को धीमा नहीं करवाया, बल्कि उसी रफ्तार से चलाए रखा और ये बर्फ़ का पहाड़ काफ़ी करीब आ गया और तब इस जहाज़ को ज़्यादा तेज़ी से मोड़ा नहीं जा सका और इसकी एक तरफ वो बर्फ़ का पहाड़ टकराता गया और इस जहाज़ के बिल्कुल नीचे वाली साइड में काफ़ी डेंट पड़ गए। लेकिन इसके बाद इसके जो पैसेंजर्स थे उनको झटका महसूस हुआ। यहाँ पर जितने क्रू मेंबर्स थे सबको झटका महसूस हुआ, लेकिन कोई भी ये महसूस नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पानी भरेगा और ये जहाज़ डूब जाएगा। सबको लग रहा था कि ये अनसिंकेबल जहाज़ है, ये कभी डूब ही नहीं सकता। ये घटना इस जहाज़ के सफ़र शुरू करने से 4 दिन बाद हुई थी। इस तरह ये जहाज़ में पानी भरने लगा। इसके नीचे कई कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे जो कि एयर टाइट थे। जब भी किसी एक कंपार्टमेंट में पानी भर जाता तो बाकी कंपार्टमेंट सील्ड हो जाते और बाकियों में पानी नहीं भर पाता। इसीलिए सबको लग रहा था कि पानी इस जहाज़ में पूरी तरह से नहीं भर सकता। लेकिन इस जहाज़ को बनाया ऐसा गया था कि अगर 3 से 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए तो बाकियों में पानी नहीं भरेगा और ये जहाज़ नहीं डूबेगा। लेकिन इस जहाज़ की रफ्तार ही इतनी तेज़ थी कि उस बर्फ़ के पहाड़ के एक साइड से टकराते टकराते ये जहाज़ में इतना बड़ा डेंट बन गया था, इतना ज़्यादा बड़ा छेद बन गया था कि इसके 6 से 7 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा था और ये पानी ऊपर वाले फ्लोर में आने लगा, जिस कारण इस जहाज़ का आगे का हिस्सा पानी के दबाव के कारण, वजन के कारण नीचे की तरफ धंसना शुरू हो गया। पहले तो कई पैसेंजर्स थे, उन्हें डर नहीं लग रहा था क्योंकि बताया गया था ये अनसिंकेबल जहाज़ है, ये पानी में डूब ही नहीं सकता। और जो पहली लाइफ बोट्स थी उसमें 67 लोग चढ़ सकते थे और उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन पहली कुछ लाइफ बोट्स में सिर्फ 28 लोग
लोग ही चढ़े। उन्हें लग रहा था जहाज तो डूब ही नहीं सकता, हम लाइफ बोट्स में जाकर क्या करेंगे। इस तरह पहली जो लाइफ बोट्स थी उसमें बहुत ही कम लोग चढ़ पाए, लेकिन जब ये जहाज पीछे से ऊपर की तरफ उठ गया, आगे का हिस्सा पानी में धंसने लगा, तब लोगों को महसूस हुआ और इस जहाज के कैप्टन को भी महसूस हो गया जब उन्होंने इस जहाज के ब्लूप्रिंट्स को देखा कि जहाज के इतने कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया है, अब डूबने से ये जहाज नहीं बच सकता। और उन्होंने जहाज के अंदर इमरजेंसी घोषणा कर दी कि जल्दी से जल्दी जहाज छोड़ना होगा। और इसके बाद निर्णय लिया गया कि औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में सबसे पहले बिठाया जाएगा। और वहाँ पर भगदड़ मची हुई थी। हर अमीर कह रहा था मेरी जायदाद ले लो, ज़्यादा पैसे ले लो, मुझे लाइफ बोट में बिठाओ। लेकिन ये पूरे के पूरे लोग ही रईसज़ादे थे, कोई एक से ज़्यादा था, कोई दूसरे से ज़्यादा था, सब अमीर थे। इसीलिए औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में बिठाया गया। और यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू में ही आधे लोगों को बचाने जितनी लाइफ बोट्स रखी गई थी, क्योंकि ये जहाज़ तो अनसिंकेबल था, जो डूब ही नहीं सकता था। इस तरह यहाँ पर शुरुआत में 28 लोग चढ़े थे। अब भगदड़ मच गई थी, पूरी की पूरी बोट भरी भरी निकलने लगी थी, लेकिन लाइफ बोट्स पूरी नहीं हो पाई। 2224 लोग थे इस जहाज़ पर, लेकिन 1500 लोग डूबकर मरे थे। और शुरू में लाइफ बोट्स में जितने लोग थे वो तो निकल गए, बाकियों ने पानी में छलांग लगाई। और उस समय पानी का टेम्परेचर -2 से -4 डिग्री था, और ऐसे पानी में 40 मिनट से ज़्यादा हम बच नहीं सकते। भले ही हमें तैरना आता हो, लेकिन इतने ठंडे पानी में हमारे शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है, हमें हाइपोथर्मिया हो जाता है। इस तरह हमारा शरीर ठंडा होता चला जाता है और ये मौत का कारण बनता है। 40 मिनट के अंदर अगर उन्हें बचा लिया जाता तो वो बचते, लेकिन वहाँ एक और मजबूरी आ गई थी। जब ये जहाज़ डूब रहा था तो SS कैलिफोर्नियन, जो कि काफ़ी करीब था और उस जहाज़ से नज़र भी आ रहा था, वहाँ फ्लेयर गन्स चलाई गई थी, रेडियो सिग्नल भी उस जहाज़ को भेजे गए थे। लेकिन क्योंकि उस जहाज़ को वहाँ पर रोक दिया गया था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि आगे आइसबर्ग आए हुए थे। और वहाँ पर जो रेडियो चलाने वाला था उसे भी छुट्टी दे दी गई थी। रेडियो चल रहा था, लेकिन कैप्टन मौजूद थे, वहाँ पर रेडियो चलाने वाला मौजूद नहीं था। इसके बाद उन्होंने कुछ सिग्नल्स देखे और उन्हें इग्नोर कर दिया। फ्लेयर गन्स जो वहाँ चलाई गई थी उन्हें भी इग्नोर कर दिया कि रईसज़ादे हैं इस जहाज़ पर जो कि पटाखे चला रहे होंगे, इसलिए हर चीज़ को इग्नोर कर दिया गया। एक और जहाज़ था जो 100 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पर था, उसमें सिग्नल्स बताए गए थे कि हमें बचाया जाए, और वो जहाज़ इस तरफ आ भी रहा था। लेकिन पानी में 100 किलोमीटर की दूरी 2 से 3 घंटे का सफ़र होता है, और इतने में लोग बच नहीं पाते। और जब वो जहाज़ यहाँ पर पहुँचा था तो लाशें पानी पर तैर रही थी, क्योंकि इस ठंड का मुकाबला लोग नहीं कर पाए। जब कोई जहाज़ डूबता है तो वहाँ पर वो एक बड़ा सा पानी में छेद बनाता है। अगर आप उस पानी से काफ़ी दूरी पर पहुँच पाए हैं तो बच सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बोट या आप तैर कर भी उसके करीब हैं तो उसी के साथ नीचे डूब जाएंगे। ये एक तरह का सक्शन बनता है जो जहाज़ के साथ ही लोगों को खींच लेता है। इस तरह वो 1500 लोगों ने जान गंवाई थी, और वो जहाज़ भी जब आगे का हिस्सा पानी में पूरी तरह से डूब गया था, पीछे वाले हिस्से में लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, तो वो जहाज़ बीच में से टूट गया था और आधा आधा हिस्सा होकर पानी में डूबा था और लोग बच नहीं पाए थे। और अनसिंकेबल जहाज़ जो डूब ही नहीं सकता वो भी डूब गया था। लेकिन ये वो कहानी है जो आज तक सबको बताई जाती है, और कई रिसर्चर्स जो कि 1985 में जब इस जहाज़ के मलबे को ढूंढा गया था उसके बाद इस पर रिसर्च की गई और इसकी पुरानी तस्वीरों पर भी रिसर्च की गई, और उन्होंने जो नई थ्योरीज लोगों के सामने लाई, इससे लोग हैरान हो गए। अब उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करते हैं जिसके बारे में ज़्यादा कहा जाता है कि ये सच भी हो सकती हैं और झूठ भी हो सकती हैं। मैं उसकी जानकारी आपको देता हूँ। तो कई रिसर्चर्स ने इस जहाज़ की पुरानी कई तस्वीरों में ये पाया, इस जहाज़ का आगे का हिस्सा, इस पर एक बड़ा सा निशान बना हुआ था, और ये निशान था जले होने का, यानी कि ये जहाज़ अंदर से ज़्यादा हीट पड़ी हो जिस कारण इसका आगे का हिस्सा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। 75% ही मजबूत रहा था ये हिस्सा, और ये बड़ी आसानी से टूट सकता था। इस जहाज़ के बारे में किसी को नहीं बताया गया कि अंदर कोई आग लगी हो, ऐसी किसी घटना का जिक्र उस समय नहीं मिलता, यानी कि इस बात को दबा दिया गया कि इस जहाज़ के अंदर आग भी लगी थी जिस कारण आगे का हिस्सा कमज़ोर हो गया था।
उस समय जो स्टील इस्तेमाल की जाती थी आज की स्टील के जितना मजबूत नहीं हुआ करती थी, और ऊपर से जलने के कारण वो स्टील इतनी कमज़ोर हो गई तो ज़रा सा वो जो आइसबर्ग था इससे टकराया और इस जहाज़ को ज़्यादा नुकसान हुआ। वैसे तो बड़े आइसबर्ग से टकराने के बाद भी काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन अगर आगे का हिस्सा ज़्यादा कमज़ोर हो, 75% पहले से कमज़ोर हो चुका हो, तो आइसबर्ग का जो मार्क पड़ा था उस कारण नुकसान ज़्यादा हुआ और ज़्यादा पानी भरा और ज़्यादा पीछे तक बड़ा होल हो गया, और ये जहाज़ डूबने का ये भी कारण हो सकता है। दूसरा, ये कहा जाता है कि इस जहाज़ में दूरबीन थी, उसके एक दिन पहले ही क्रू मेंबर की बदली क्यों की गई, क्यों उसे इस जहाज़ से दूसरे जहाज़ में भेजा गया, और वो जो कीज थी वो भी किसी और क्रू मेंबर को देख क्यों नहीं पाया। पहली बार कोई जहाज़ जा रहा है, उसमें ऐसी छोटी छोटी गलतियां कैसे हो सकती हैं। उन्हें पता था बाइनोकुलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो रूट था साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क का, इसमें बहुत सारे आइसबर्ग्स आने वाले थे और ये जहाज़ रात को भी चलने वाला था, इतनी रफ्तार पर चलने वाला था, तो बाइनोकुलर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस समय कई जहाज़ ऐसे आइसबर्ग से टकरा जाया करते थे, तो बाइनोकुलर्स वाली वो लॉकर की उस समय मौजूद क्यों नहीं थी। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये भी कहा जाता है कि ये टाइटैनिक जहाज़ था ही नहीं। उस समय 3 जहाज़ बनाए जा रहे थे, इनमें से 2 थे टाइटैनिक और SS ओलंपस, और ओलंपस इसके पहले भी क्षतिग्रस्त हो चुका था और उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और इंश्योरेंस के पैसे मिले नहीं थे। तो कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि ये जहाज़ असल में टाइटैनिक था ही नहीं, ये वही पुराना ओलंपस था जिसे नया पेंट करके यहाँ लोगों को दिखाया गया कि ये टाइटैनिक है और ये क्षतिग्रस्त था, इसे ठीक नहीं करवाया गया था, फिर भी इसे पानी में उतारा गया उसी क्षतिग्रस्त हिस्से के साथ, ताकि इंश्योरेंस का हिस्सा ज़्यादा लिया जा सके। और कई लोगों का मानना है ये अपने आप नहीं डूबा था, बल्कि इसे डुबोया गया था। उस समय जिस आइसबर्ग के साथ ये टकराया था, बाद में रिसर्चर्स ने पाया वो आइसबर्ग इसके काफ़ी आगे वाले हिस्से में था और पहले ही इस जहाज़ को मोड़ लेना चाहिए था, लेकिन कैप्टन ने इसकी रफ्तार को धीमा नहीं किया, रफ्तार को बढ़ाए रखा। और इस तरह कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये भी मानते हैं कि जो कैलिफोर्नियन जहाज़ इसके पास था उसे पता था कि ये जहाज़ डूबने वाला है, और फिर भी इसकी तरफ वो जहाज़ इतनी जल्दी नहीं आया, लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की गई। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में माना जाता है जो इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन, वो दिवालिया होने के कगार पर थी, और अगर इंश्योरेंस के पैसे मिलते तभी वो कंपनी बच पाती। इसीलिए जानबूझकर इस जहाज़ को इतना कमज़ोर किया गया और एक आइसबर्ग से टकराने के बाद ये जहाज़ डूबा। लेकिन ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, इन्हें अब तक प्रूव नहीं किया जा सका है, और जो मैंने आपको कहानी पहले बताई वो पूरी तरह से सच्चाई है, जो कि आर्टिकल्स में भी बताया गया है। अब आपको पता है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं उनका कोई खास आधार नहीं होता, वो छोटी छोटी बातों को पकड़कर उसके इर्द गिर्द बनाई गई कहानियाँ होती हैं जो सच भी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि अब तक कोई सबूत नहीं मिले होते तो उन्हें झूठ माना जाता है। अब ये आप पर है, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को सच मानना चाहते हैं या नहीं। लेकिन टाइटैनिक दुनिया का उस समय का सबसे महंगा जहाज़ था जो इंसानी गलती के कारण डूबा, ये तो आप भी मानेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाली पुराने रहस्यों की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।